लाइक कर देना और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट पे जरूर बताना। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लेबैक मेन्यू के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो है डिलीट। और अगर आप इसके अंदर जाते तो आपको यहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है सिलेक्टेड। तो इस ऑप्शन पे आने के बाद आपका SD कार्ड का सारे इमेजेस आपको यहाँ पे शो होगा। तो आप मल्टी सिलेक्टर को यूज करके और यहाँ पे जो जूम आउट बटन है उसको प्रेस करके आप उन इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। और उन सारी इमेजेस को सिलेक्ट करने के बाद जब आप ओके बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद यस पे प्रेस करेंगे तो आपका उन सारे इमेजेस डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो है सिलेक्ट डेट। तो बेसिकली यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर डेट का उस डेट को सिलेक्ट करके उस डेट का सारे फोटोज को एक साथ डिलीट कर पाएंगे। और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो है ऑल। तो बेसिकली यहाँ पे आप आपके SD कार्ड का सारे फोटोज को एक साथ डिलीट कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप जिस इमेजेस को यहाँ पे आपका ALFL बटन को प्रेस करके लॉक किए हो उन सारे लॉक्ड इमेजेस इन तीनों ऑप्शंस में से किसी में भी डिलीट आपका नहीं होगा। यहाँ पे प्लेबैक मेनू के अंदर आपको जो सेकंड ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो है प्लेबैक फोल्डर। और इसके अंदर आपको 3 अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जब आप आपका कैमरा में इमेजेस को प्ले करते हो तो उस टाइम आपका SD कार्ड में किस किस फोल्डर्स का फोटो शो होगा आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे इसको ऑल पे सेट करके रखते हो तो आपका SD कार्ड में अगर कोई दूसरा कोई कैमरा का फोल्डर है तो उस कैमरा का इमेजेस भी प्ले कर पाएंगे। तो बेसिकली मैं इसको ऑल पे ही सेट करके रखता हूँ। इसके बाद आपको जो ऑप्शंस देखने को यहाँ पे मिलता है वो है प्लेबैक डिस्प्ले ऑप्शंस। तो बेसिकली यहाँ पे आप एक फोटो लेने के बाद जब आप उसको रिव्यू करते हैं तो उस फोटो के साथ उसका क्या क्या डेटाज आप देखना चाहते हैं आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आपका मल्टी सिलेक्टर को अप डाउन करके इस ऑप्शंस को चेंज करके मल्टी सिलेक्टर का राइट बटन को प्रेस करके आप किसी भी या सारे ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है नॉन इमेज ओनली। तो इसका मतलब जब आप फोटो लेने के बाद फोटो को रिव्यू करेंगे और उसके बाद कैमरा का मल्टी सिलेक्टर में आप या डाउन बटन को प्रेस करेंगे तो आपको उस इमेजेस का कोई भी डेटा देखने को नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ इमेज ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन अगर आप हाईलाइट्स पे सेट करके रखते हो तो कोई फोटो लेने के बाद जब आप फोटो को रिव्यू करेंगे और उसके बाद कैमरा का मल्टी सिलेक्टर में आप बटन को प्रेस करेंगे उस इमेजेस का जो हाईलाइट पोर्शन है वो ब्लिंक करेगा। अगर यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन RGB हिस्टोग्राम पे आप सेट करके रखते हो तो कोई इमेज रिव्यू करने के टाइम जब आप आपका मल्टी सिलेक्टर में आप या डाउन बटन को प्रेस करेंगे तो उस इमेजेस का हिस्टोग्राम आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली हिस्टोग्राम से आप कोई इमेजेस का डायनामिक रेंज को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आपका हिस्टोग्राम ज़्यादा राइट की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो आपका इमेज ओवर एक्सपोज्ड है और अगर आपका हिस्टोग्राम ज़्यादा लेफ्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो आपका इमेज अंडर एक्सपोज्ड है। यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो है शूटिंग डाटा। तो अगर आप इसको शूटिंग डाटा में सेट करके रखते हो तो फोटो लेने के बाद जब आप आपका इमेज को रिव्यू करेंगे और आपका मल्टी सिलेक्टर में अप या डाउन बटन को प्रेस करेंगे तो उस इमेजेस का सारे मेजर और माइनर सारे डेटाज आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे इसका लास्ट ऑप्शन ओवरव्यू में सेट करके रखते हो तो इमेज लेने के बाद जब आप उस इमेज को रिव्यू करेंगे और आपका मल्टी सिलेक्टर में आप या डाउन बटन को प्रेस करेंगे तो उस इमेजेस का जो मेन इंपॉर्टेंट डेटाज है आपको वो शो होगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पे इसको ओवरव्यू में ही सेट करके रखता हूँ। और यहाँ पे अगर आप इन सारे ऑप्शंस को चेक करके रखते हैं तो जब आप आपका इमेज को रिव्यू करेंगे और आपका मल्टी सिलेक्टर में आप या डाउन बटन को प्रेस करते जाएंगे तो इन सारे ऑप्शंस एक एक करके आपको शो होगा। तो यहाँ पे इसके बाद आपको जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो है इमेज रिव्यू। तो बेसिकली अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो इमेज लेने के बाद तुरंत उस इमेज आपको आपका LCD स्क्रीन में देखने को मिलेगा। और अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो इमेज लेने के बाद जब आप आपका कैमरा का प्ले बटन को प्रेस करेंगे तभी आपको वो इमेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसको मैं ऑन ही रखता हूँ क्योंकि एक फोटो लेने के बाद जल्दी से उस फोटो को रिव्यू करने में ये हेल्प करता है। यहाँ पे इसके बाद आपको जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो है ऑटो इमेज रोटेशन। तो बेसिकली अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो जब आप वर्टिकली शूट करते हैं या हॉरिजॉन्टली शूट करते हैं तो कैमरा उस ओरिएंटेशन को रिकॉर्ड करता है और जब आप उसको प्ले
प्ले करते हैं तो अगर वो वर्टिकल शॉट है तो आपका इमेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा। यहाँ पे इसके बाद आपको जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो है रोटेट टॉल। तो बेसिकली यहाँ पे इसका प्रीवियस ऑप्शन ऑटो इमेज रोटेशन को ऑन करके आप जो इमेजेस ले रहे हैं उसको प्ले करने के टाइम क्या आप उसको रोटेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसको अगर यहाँ पे ऑन रखते हैं तो रिव्यू करने के टाइम आपका इमेज ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा। पर दोस्तों मैं इसको यहाँ पे ऑफ ही रखता हूँ क्योंकि अगर इसको मैं ऑन रखता हूँ तो वर्टिकल शॉट में मुझको यहाँ पे फुल स्क्रीन इमेज देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो है स्लाइड शो। तो दोस्तों इस ऑप्शन से आप आपका कैमरा का सारे फोटोज या वीडियोस का एक स्लाइड शो आपका कैमरा में या कोई एक्सटर्नल डिवाइस में आप प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है इमेज टाइप, तो मतलब आप स्लाइड शो में क्या क्या इंक्लूड करना चाहते हैं आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप फोटो या वीडियो दोनों को ही इंक्लूड कर सकते हैं या आप सिर्फ इमेजेस या सिर्फ वीडियो को ऐड कर सकते हैं और आप बाय रेटिंग भी आपका इमेजेस या वीडियोस को स्लाइड शो में प्ले कर पाएंगे। और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो है फ्रेम इंटरवल, मतलब एक इमेज या वीडियो प्ले होने के कितना टाइम बाद दूसरा इमेज या वीडियो प्ले होगा, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर पाएंगे और यहाँ पे स्टार्ट ऑप्शन को प्रेस करके आप स्लाइड शो को स्टार्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसके बाद आपको जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो है रेटिंग। तो बेसिकली यहाँ पे आप आपके कैमरा में सारे फोटोज को आपका कैमरा का मल्टी सिलेक्टर का अप और डाउन बटन को प्रेस करके 1 स्टार से 5 स्टार के अंदर रेटिंग कर पाएंगे। और यहाँ पे प्लेबैक मेन्यू के अंदर जो लास्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो है सिलेक्ट सेंड टू स्मार्ट डिवाइस। तो बेसिकली यहाँ पे आप आपके कैमरा का इमेजेस को अपना स्मार्टफोन या टैबलेट में सेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपका स्मार्टफोन में निकॉन का वायरलेस मोबाइल यूटिलिटी और स्नैपब्रिज ऐप को आपका फोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद आपका कैमरा को वाईफाई या ब्लूटूथ से आपका स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लेबैक मेनू के बाद जो शूटिंग मेनू है और उसके अंदर जो जो ऑप्शंस है, अब मैं उन सारे ऑप्शंस या सेटिंग्स के बारे में ही बात करूंगा। यहाँ पे शूटिंग मेनू के अंदर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो है रीसेट शूटिंग मेनू। तो बेसिकली यहाँ से आप आपका शूटिंग मेनू का सारे सेटिंग्स को रीसेट करके फैक्ट्री डिफॉल्ट में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद आपको जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो है स्टोरेज फोल्डर और इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक है सिलेक्ट फोल्डर बाय नंबर और जो दूसरा है वो है सिलेक्ट फोल्डर फ्रॉम लिस्ट। और यहाँ पे शूटिंग मेनू के अंदर 3rd नंबर पे जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो है फाइल नेमिंग। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्टोरेज फोल्डर और फाइल नेमिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आके आप आपका इमेज फोल्डर को रीनेम कर पाएंगे और आपका इमेज फाइल का फर्स्ट 3 डिजिट को रीनेम करके आपके हिसाब से आप सेट कर पाएंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कैमरा का डिफॉल्ट सेटिंग्स में ही सेट करके रखता हूँ। यहाँ पे शूटिंग मेनू के अंदर 4th नंबर पे जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो है इमेज क्वालिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप इस मेन्यू के अंदर आके रॉ या जेपीईजी किस में शूट करना चाहते हैं आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रॉ इमेज और जेपीईजी इमेज का क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो अगर यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो एक रॉ इमेज मतलब आपका कैमरा द्वारा कैप्चर किया गया एक अनप्रोसेस्ड अनकॉम्प्रेस्ड इमेज डेटा है, जिसको आपको खुद कोई पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करके प्रोसेस करके उसमें ब्राइटनेस, सैचुरेशन, कलर स्पेस, शार्पनेस सब कुछ आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा। और आप कोई रॉ इमेज को हर कोई डिवाइस में शो या शेयर नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे जेपीईजी इमेज मतलब आपका कैमरा द्वारा कैप्चर किया गया एक प्रोसेस कॉम्प्रेस्ड इमेज है, मतलब यहाँ पे कैमरा का एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली इमेजेस में शार्पनेस, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, कलर स्पेस या बाकी सारे पैरामीटर को ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है और आप बहुत ही आसानी से एक जेपीईजी इमेज को किसी भी डिवाइस में शेयर या व्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप बिगिनर्स है या आपका पीसी में या लैपटॉप में कोई भी पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप जेपीईजी फाइल में शूट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेपीईजी फाइल आपका जेपीईजी इमेज के अंदर सबसे अच्छा क्वालिटी देता है। और यहाँ पे इसका बाद जो जेपीईजी नॉर्मल और जेपीईजी बेसिक ऑप्शन है वो बेसिकली आपका जेपीईजी इमेज को और भी कॉम्प्रेस कर देता है और उसका साइज भी छोटा होता है। आपको यहाँ पे रॉ प्लस जेपीईजी का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब अगर आप यहाँ पे इसको रॉ प्लस जेपीईजी फाइल में सेट करके रखते हो तो आपको एक साथ रॉ और जेपीईजी दोनों ही इमेज मिलेगा। यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो है इमेज
साइज। तो बेसिकली यहाँ से आप आपका इमेज का रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लार्ज यानी कि कैमरा का मैक्सिमम रेजोल्यूशन का इमेज में ही सेट करके रखता हूँ। पर आप अगर कोई सिचुएशन में फोटो ले रहे हैं जहाँ पे आपका मेमोरी लिमिटेड है, या अगर आप इंटरवल टाइमर शूटिंग ऑप्शन से कोई टाइम लैप्स का शूट कर रहे हैं, तो आप यहाँ से मीडियम या स्मॉल साइज में भी शूट कर सकते हो। यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो है NEF रॉ रिकॉर्डिंग, और इसके अंदर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक है 12 बिट्स और एक है 14 बिट्स। तो बेसिकली एक 12 बिट रॉ इमेज अप्रोक्स 4000 तक टोनल वैल्यू को रिकॉर्ड कर सकता है, और यहाँ पे जो 14 बिट्स का रॉ इमेज है वो अप्रोक्स 16,000 तक टोनल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो इसका मतलब एक 14 बिट रॉ इमेज एक 12 बिट रॉ इमेज का ऑलमोस्ट 4 टाइम्स तक टोनल वैल्यू को सेव कर सकते हैं। तो इसलिए एक 14 बिट रॉ इमेज का साइज भी ज़्यादा होता है, और बाद में जब आप पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं तो आपका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा मिलता है। यहाँ पे इसके बाद आपको जो ऑप्शन देखने को मिलता है वो है ISO सेंसिटिविटी सेटिंग्स। तो बेसिकली यहाँ पे आप ऑटो ISO सेंसिटिविटी कंट्रोल को ऑन या ऑफ रख सकते हैं, और अगर यहाँ पे आप ऑटो ISO सेंसिटिविटी कंट्रोल को ऑन रखते हैं तो यहाँ पे जो मिनिमम ISO और जो मैक्सिमम ISO रेंज है आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप मिनिमम शटर स्पीड को भी चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैक्सिमम ISO आप जितना रखेंगे ऑटो ISO में भी आपका ISO उस नंबर के ज्यादा नहीं जाएगा। पर दोस्तों मैं यहाँ पे ऑटो ISO सेंसिटिविटी कंट्रोल को ऑफ ही रखता हूँ, क्योंकि ऑटो ISO में कैमरा का एक टेंडेंसी होता है कि ये ISO को ज्यादातर टाइम ज्यादा करके ही शूट करता है, और इसलिए मैं ऑटो ISO को ऑफ करके मैनुअली ISO को ही सिलेक्ट करता हूँ लाइट के हिसाब से। यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो है व्हाइट बैलेंस। तो बेसिकली मैं ज्यादातर टाइम ऑटो व्हाइट बैलेंस पे ही शूट करता हूँ, मगर आप आपके कंडीशन के हिसाब से या लाइट सोर्स के हिसाब से यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस में से चूज करके फोटो ले सकते हैं, या आप यहाँ पे मैनुअली सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो है सेट पिक्चर कंट्रोल। तो बेसिकली यहाँ पे आप आपके सीन के हिसाब से या आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपका सब्जेक्ट कैसे अपीयर होगा, आप इन सारे ऑप्शंस में से उसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है स्टैंडर्ड, न्यूट्रल, विविड, मोनोक्रोम, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, फ्लैट। तो यहाँ पे ज्यादातर मैं विविड ऑप्शन पे रख के ही फोटो लेता हूँ, क्योंकि इसमें इमेज थोड़ा सा कलरफुल दिखता है। यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो है मैनेज पिक्चर कंट्रोल। तो बेसिकली यहाँ से आप पिक्चर कंट्रोल को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद आपको जो सेटिंग्स देखने को मिलता है वो है कलर स्पेस, और उसके अंदर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक है sRGB और जो दूसरा है वो है Adobe RGB। तो बेसिकली यहाँ पे मैं sRGB पे ही सेट करके रखता हूँ। दोस्तों कलर स्पेस के बारे में मैं अलग सा वीडियो बाद में बनाऊंगा। इसके बाद आपको जो ऑप्शन देखने को मिलेगा वो है एक्टिव डी लाइटिंग। तो ये ऑप्शन बेसिकली बहुत ही ज्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट सीन में का जो हाईलाइट्स और जो शैडो पोर्शन है उसका डिटेल्स को इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये ऑटो में ही सेट रहता है, मगर मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ। यहाँ पे इसके बाद आपको जो ऑप्शन देखने को मिलता है वो है HDR यानी कि हाई डायनामिक रेंज फोटोग्राफी। तो बेसिकली यहाँ पे आपका कैमरा ऑटोमेटिकली आपका सब्जेक्ट का मल्टीपल शॉट्स लेता है और उसको कॉम्बाइन करके आप एक हाई डायनामिक रेंज फोटो देता है। तो यहाँ पे आपको ऑटो, एक्स्ट्रा हाई, हाई, नॉर्मल, लो ये सारे ऑप्शंस भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप आपके हिसाब से सेट करके HDR फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद आपको जो ऑप्शन देखने को मिलता है वो है रिलीज मोड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर आपको सिंगल फ्रेम, कंटिन्यूअस लो, कंटिन्यूअस हाई, क्वाइट मोड और सेल्फ टाइमर मोड में शूट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप किसी स्टेडी सब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंगल फ्रेम में शूट कर सकते हैं। अगर आप किसी मूविंग सब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कंटिन्यूअस लो या कंटिन्यूअस हाई पे शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब शटर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो आपका कैमरा का FPS के हिसाब से कंटिन्यूअसली इमेज लेता रहेगा। यहाँ पे क्वाइट मोड मतलब इस मोड में शटर बटन को प्रेस करने के बाद पहले मिरर उठता है और उसके थोड़ी देर बाद शटर खुलता है। बेसिकली ये ऑप्शन दिया गया है मिरर ऊपर जाने के टाइम जो कैमरा शेक होता है, आप अगर उसको
मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्वाइट मोड में शूट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे सेल्फ टाइमर का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप कैमरा का सामने एक रिलीज मोड का डेडिकेटेड बटन दिया होता है, तो आप उस बटन को प्रेस करके भी इन सारे ऑप्शंस को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो है लॉन्ग एक्सपोजर और नॉइज रिडक्शन। तो ये बेसिकली जब आप स्लो शटर स्पीड में शूट कर रहे हैं या कोई लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी कर रहे हैं तो उस टाइम कैमरा का एल्गोरिदम आपका इमेज का नॉइज को रिड्यूस करता है। तो बेसिकली मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ। यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो है हाई आईएसओ नॉइज रिडक्शन। तो बेसिकली जब आप हाई आईएसओ में शूट कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे कैमरा का एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली आपका हाई आईएसओ का नॉइज को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे मैं इसको भी ऑफ ही रखता हूँ, मगर आप इसको नॉर्मल में रख के भी शूट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ज्यादातर सेटिंग्स अप्लाई होता है जेपैक इमेजेस के लिए, मतलब रॉ इमेजेस के लिए यहाँ पे ज्यादातर सेटिंग्स एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे आपको विग्नेट कंट्रोल का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा और मैं यहाँ पे इसको डिफॉल्ट नॉर्मल पे ही सेट करके रखता हूँ। यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगा वो है ऑटो डिस्टॉर्शन कंट्रोल। तो ये बेसिकली निकॉन के कुछ कुछ लेंसेज का जियोमेट्रिक डिस्टॉर्शन को करेक्ट करता है। तो जनरली डिफॉल्ट सेटिंग्स में ये ऑफ ही रहता है क्योंकि हर कोई लेंस के लिए आपको ये ऑन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो है ऑप्टिकल वाइब्रेशन रिडक्शन। तो बेसिकली निकॉन का जो नया AF-P लेंस है, इन सारे लेंस में आपको VR ऑन ऑफ स्विच देखने को नहीं मिलता है जो कि निकॉन का AF-S लेंस में देखने को मिलता है। तो बेसिकली निकॉन ने VR ऑन ऑफ बटन को लेंस से हटा के कैमरा का बॉडी पे दे दिया है और आप यहाँ से वाइब्रेशन रिडक्शन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो है इंटरवल टाइमर शूटिंग ऑप्शन। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप टाइम लैप्स फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये ऑप्शन को कैसे यूज करते हैं और आप कैसे DSLR को यूज करके टाइम लैप्स फोटोग्राफी कर पाएंगे, उसके लिए मैं एक अलग सा डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, तो उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो है टाइम लैप्स मूवी। तो बेसिकली यहाँ पे आपका कैमरा ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर इंटरवल में लिया गया कुछ इमेजेस को कॉम्बाइन करके आपका करंट मूवी या वीडियो सेटिंग्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली आपको एक टाइम लैप्स वीडियो बना के दे देगा। और दोस्तों इसके बाद आपको जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है वो है मूवी सेटिंग्स। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप आपका वीडियो का फ्रेम साइज, फ्रेम रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, आपका मूवी क्वालिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं, माइक्रोफोन को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप विन नॉइज रिडक्शन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग का सारे एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्लेबैक मेनू और शूटिंग मेनू के बाद आता है कस्टम सेटिंग्स मेनू और यहाँ पे आपको बहुत सारे सेक्शंस देखने को मिलता है और उसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो बेसिकली मैं कुछ दिन पहले एक कस्टम सेटिंग्स मेनू का एक सीरीज बनाया था, उसमें मैंने सारे कस्टम सेटिंग्स को एक एक करके डिस्क्राइब किया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। हालांकि वो वीडियो निकॉन D7000 का है, मगर यहाँ पे इसका 90% आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, तो आप प्लीज कस्टम सेटिंग्स मेनू को उन सारे वीडियोस को देख के लर्न कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे कस्टम सेटिंग्स मेनू के बाद आता है सेटअप मेनू और सेटअप मेनू के अंदर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है वो है फॉर्मेट मेमोरी कार्ड। तो बेसिकली यहाँ से आके आप आपका मेमोरी कार्ड को फुल्ली फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो है इमेज कमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप आपका कोई भी सीक्रेट टेक्स्ट या आपका नाम या आपका फोन नंबर ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जब आप इमेज को कोई पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उसका एग्जिट डाटा को देखेंगे तो वो कमेंट या वो टेक्स्ट आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसके बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली यहाँ पे आप आपका नाम या आपका स्टूडियो या ऑर्गेनाइजेशन का नाम या कोई भी कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन को आप सेव करके रख सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन भी आपको हर एक इमेज का एग्जिट डाटा में देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसके बाद आपको टाइम जोन और डेट चेंज या एडजस्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आप इसको इंग्लिश
पे ही सेट करके रखिए। इसके बाद आपको बीप ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जब आपका कैमरा कोई फोकस को कंफर्म करता है, जो बीप साउंड होता है उसका वॉल्यूम और पिच को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद टच कंट्रोल से आप आपका निकॉन D5600 का टच कंट्रोल को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद आपको मॉनिटर ब्राइटनेस का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ से आप आपका LCD मॉनिटर का ब्राइटनेस को ज्यादा या कम कर पाएंगे। इसके बाद आपको जो ऑप्शन देखने को मिलता है वो है इन्फो डिस्प्ले फॉर्मेट। तो बेसिकली आपका जो इन्फो स्क्रीन है उसको आप कैसे देखना चाहते हैं, आप यहाँ से उसको चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे इसके बाद ऑटो इन्फो डिस्प्ले, तो बेसिकली अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो आपका इन्फो स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और वो ऑन ही रहेगा। और यहाँ पे इसके बाद इन्फो डिस्प्ले ऑटो ऑफ, मतलब आपका इन्फो स्क्रीन कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा अगर आप इसको ऑन रखते हैं। यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो है क्लीन इमेज सेंसर। तो यहाँ पे बेसिकली आपका कैमरा का सेंसर के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल होता है उसको क्लीन करते हैं। और इसके अंदर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है क्लीन नाउ। तो यहाँ पे प्रेस करके आप जब चाहे आपका कैमरा का सेंसर को क्लीन कर पाएंगे। और इसके बाद जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर भी आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्लीन एट स्टार्टअप, मतलब कैमरा ऑन होने के टाइम आपका इमेज सेंसर क्लीन होगा। यहाँ पे शटडाउन के टाइम आप इमेज सेंसर को ऑटोमेटिक कैमरा क्लीन कर देगा। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो स्टार्टअप और शटडाउन के टाइम आपका कैमरा का इमेज सेंसर को क्लीन करेगा। और यहाँ पे क्लीनिंग ऑफ का ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो है लॉक मिरर ऑफ फॉर क्लीनिंग। तो यहाँ पे बेसिकली आपका आपके DSLR कैमरा का मिरर को और शटर को खुल के रखता है ताकि आप कैमरा का इमेज सेंसर को क्लीन कर सके। इसके बाद जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो है इमेज डस्ट ऑफ रेफ फोटो। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बेसिकली आपका इमेज सेंसर के ऊपर जो डस्ट है उसको मॉनिटर करने के लिए या उसका फोटो लेने के लिए यूज होता है। और यहाँ पे आपको इसके लिए निकॉन का कैप्चर NX सीरीज का सॉफ्टवेयर को भी जरूरत होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैं इसको कभी भी यूज नहीं किया हूँ। इसके बाद जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वह है फ्लिकर रिडक्शन। तो बेसिकली आप जब वीडियो शूट कर रहे हैं या कोई मूवी शूट कर रहे हैं तो ये उस टाइम फ्लिकर को रिड्यूस करता है। तो आप यहाँ पे लाइट सोर्स के हिसाब से इसका फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली इसको ऑटो पे रख के ही शूट करता हूँ। यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा वो है स्लॉट एम्प्टी रिलीज लॉक। तो यहाँ पे बेसिकली जब आपका कैमरा में कोई भी मेमोरी कार्ड नहीं होगा तब शटर बटन को प्रेस करने पे क्या शटर रिलीज होगा कि नहीं होगा, आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको यहाँ पे रिलीज लॉक पे सेट करते हो तो जब आपका कोई मेमोरी कार्ड नहीं होगा तो आपका शटर बटन को प्रेस करने पर भी शटर रिलीज नहीं होगा। और यहाँ पे एनेबल रिलीज करने पे जब आपका कैमरा में कोई भी मेमोरी कार्ड नहीं होगा तो शटर बटन को प्रेस करने पे शटर रिलीज होगा मगर कोई फोटो नहीं उठेगा। तो मैं यहाँ पे इसको रिलीज लॉक पे ही सेट करके रखता हूँ। यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वह है HDMI। तो बेसिकली जब आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस पे आपका कैमरा को HDMI से कनेक्ट कर रहे हैं तो आप उसका आउटपुट रेजोल्यूशन को यहाँ से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे डिवाइस कंट्रोल का ऑन ऑफ ऑप्शन भी देखने को आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वो है लोकेशन डाटा। तो बेसिकली निकॉन D5300 में GPS इनबिल्ट था मगर इस 5600 में नहीं है। तो आप यहाँ से कोई एक्सटर्नल स्मार्ट डिवाइस से लोकेशन डेटा को डाउनलोड करके आपका इमेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं इसको कभी भी यूज़ नहीं किया हूँ। इसके बाद जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो है रिमोट कंट्रोल। तो बेसिकली अगर आप कोई रिमोट कंट्रोल को यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो शटर बटन है उसको आप किस काम में यूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका रिमोट कंट्रोलर में जो FN बटन है उसको आप किस काम में यूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ से इन दो ऑप्शन में से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल का एयरप्लेन मोड की तरह यहाँ पे भी आपको एक एयरप्लेन मोड देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप आपका कैमरा से स्मार्ट डिवाइस में जो वायरलेसली सेंडिंग या रिसीविंग फंक्शंस है आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो है सेंड टू स्मार्ट डिवाइस ऑटो। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो कैमरा ऑटोमेटिकली आपका न्यू इमेजेस को ऑटोमेटिक मार्क करेगा और आपका स्मार्ट डिवाइस पे अपलोड करेगा जब आप आपका कैमरा को स्मार्ट डिवाइस से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो है वाईफाई। तो बेसिकली यहाँ पे आप आपका कैमरा का वाईफाई
वाईफाई रिलेटेड सारे सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि उसको रीनेम कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और भी बहुत सारे वाईफाई रिलेटेड ऑप्शंस को आप यहाँ से सेट कर पाएंगे। यहाँ पे इसके बाद आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपका ब्लूटूथ का ऑन ऑफ ऑप्शन और ब्लूटूथ रिलेटेड कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसके बाद कन्फर्मिटी मार्किंग से आप कन्फर्मिटी सर्टिफिकेशन मार्किंग आप चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। और यहाँ पे इसके बाद फर्मवेयर वर्जन पे आके आप आपका कैमरा का करेंट फर्मवेयर वर्जन को चेक कर सकते हैं और आपका लेटेस्ट फर्मवेयर के साथ आपका करेंट फर्मवेयर वर्जन मैच कर रहा है कि नहीं, आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। और आप उसको अगर मैच नहीं करता है तो आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो कैसे आप आपका निकॉन के DSLR का फर्मवेयर को अपग्रेड करेंगे उसके बारे में मैं अलग सा वीडियो बाद में बनाऊंगा। यहाँ पे सेटअप मेनू के बाद आपको रिटच मेनू देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप आपके कैमरे के अंदर ही आपका इमेजेस को प्रोसेस या एडिट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मैं बेसिकली कैमरे के अंदर मेरा इमेज को प्रोसेस नहीं करता हूँ और यहाँ पे मैं इमेज को प्रोसेस करने के लिए फोटोशॉप या लाइटरूम का ही इस्तेमाल करता हूँ। मगर अगर आपके पास ऐसा कोई पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप यहाँ से थोड़ा बहुत उसको रिटच